सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में क्या होता है और उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं सिमेट्रीज के लिए। ठीक है, और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So electric field of lines are geometrically concept used to understand the direction of electric field. Electric field of lines का concept हम क्यों use करते हैं ताकि हम electric field के direction को बता सके। ठीक है, now electric field of lines is imaginary concept. ये जो lines होता है वो imaginary concept होता है। ठीक है, now electric field of lines outgoing from positive charge and incoming into negative charge. तो ये एक property है electric field की कि जो electric field है वो हमारा निकलता है बाहर पॉजिटिव चार्ज से और अंदर आता है नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया, ये एक अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, सो रिपल्शन कैसे होगा? रिपल्शन होगा हमारा रिपल्शन होगा हमारा दो लाइक चार्जेस के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में। नाउ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करना चाह रहे हैं तो जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो जो डायरेक्शन हमारा बताएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट मेनी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉसिबल बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जो है वो अगर इंटरसेक्ट कर लेगा, ठीक है, तो उसका काफ़ी 2-3 डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, now the next one is density of electric field of lines or number of electric field of lines per unit area tells the intensity of electric field. ठीक है, तो जैसे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है आपस में इसका जो डिस्टेंस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सब में सेम होता है, ई ए इज इक्वल टू ई बी, यानी कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे भी होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ई ए इज लेस देन ई बी। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ बी पॉइंट पे वो कम है। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होगा। नाउ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्लक्स होता है। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सब बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस वो अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, फॉर क्लोज सरफेस, अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्लोज वाला साइन लग जाएगा एंड ई डॉट डी एस। Now, according to Gauss law, number of electric field of lines passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times enclosed by closed surface. ठीक है, then phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. तो एक गॉस लॉ के अनुसार नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो पास हो रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से, उसको हम 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया गॉस लॉ का। नाउ इट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है एंड बाय क्लोज सरफेस, जैसे कि रो ये हो सकता है रो इज इक्वल टू कोई भी हमें जैसे कांस्टेंट दिया गया है रो नॉट, या फिर कोई भी इक्वेशन दिया गया है जैसे कि चेंज हो रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वो यहाँ पे अगर हम दिया गया है तो हम क्यू इनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इनटू डीवी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू पुट किए हैं, देन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इनटू डीवी। ठीक है, सो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, अगर सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है तो हम उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई एक वेक्टर पोटेंशियल है और ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो हमारा इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है इसके इक्वल है
दिस क्वांटिटी, तो यहाँ पे ए के बदले हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल, वो ई है, ठीक है। सो 1/ε0 रो इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ रो यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन ए वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में भी आस्क्ड, ये अगर हमें दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइंड टोटल चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जस्ट मैंने एक याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। Now this is the differential form of Gauss law. Further it is known as Maxwell equations. ठीक है, ये जो है वो हमारा differential form of Gauss law है, और ये जो equation हमारा यहाँ पे आया है वो है integral form of Gauss law, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हम डायरेक्शन को कैसे लेंगे। जैसे कि ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस का डायरेक्शन जो है वो है एन कैप, सरफेस का डायरेक्शन एन कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा हो गया थीटा। देयरफॉर फाई कितना होगा, फाई इज फ्लक्स, देन फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। तो डी ए का डायरेक्शन किधर, ये एन कैप हो गया, और ई का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो डी ए ये कॉस थीटा, ये थीटा जितना वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें कि हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और प्लानर सिमेट्री के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम कैसे गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो एक स्फेरिकल शेल क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया गया होता है कि स्फेरिकल शेल है, वहाँ पे आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो फिर उसको आप कैसे समझिएगा। स्फेरिकल शेल जो होता है, जैसे कि स्फेरिकल शेल्स आर लेयर्स ऑफ ए स्फेयर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। जैसे कि आप ये एक ओनियन में देख सकते हैं, ओनियन के अंदर जो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक लेयर को आप अगर आप ले लेंगे तो वो एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, और वो काफ़ी पतला होता है, उसका ये जो थिकनेस होता है वो काफ़ी पतला होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेल। अब हम गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का गॉसियन सरफेस हम लेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। जैसे कि ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, सरफेस पे भी चार्ज है, ठीक है, बाहरी सरफेस है, ये बाहर सरफेस पे भी चार्ज है। तो हम बाहर के, अगर हमें इस सरफेस के बाहर फाइंड करना है तो हम आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, केस आर इज ग्रेटर देन आर। आर हमारा इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है, ठीक है। अगर हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है, इस गॉसियन ये स्फेरिकल शेल के अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या पोटेंशियल क्या होगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बना देंगे, मेक योर गॉसियन सरफेस ए कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इन स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है स्फेरिकल सिमेट्री के लिए, जब क्वेश्चन में दिया गया होगा तो हम सिर्फ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर का यूज करेंगे। अब ये तो हो गया स्फेरिकल शेल, इसमें दो और भी केसेस होते हैं। एक होता है सॉलिड स्फेयर, ठीक है, सॉलिड स्फेयर अंदर से खोखला नहीं होता है, जैसे कि ये आयरन बॉल है, तो आयरन बॉल के अंदर भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अगर पूछा गया होगा तो हम आर ग्रेटर देन आर पे डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, तो फिर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, फिर अंदर भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। और उस केस में हम फाइंड करेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अब तीसरा केस है हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर में क्या होता है कि ये जो आपका थिकनेस होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि इसका रेडियस जो होगा, ये रेडियस यहाँ पे आपका कुछ ए हो जाएगा, ये रेडियस जो है वो बी हो जाएगा। तो ये थिकनेस हॉलो स्फेयर में ज़्यादा होता है। इसमें हम तीन केसेस लेंगे क्वेश्चन सरफेस का, एक तो हो गया हमारा बाहर, एक हो गया इस दोनों के बीच में। जैसे कि ये यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सरफेस लेंगे वो होगा ए से बी के बीच में, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे हम जो लेंगे, ओके। तो ये आर डिस्टेंस पे हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और बाहर के लिए भी करेंगे, फिर अंदर के लिए भी करेंगे। तो ये कैसे लेना है गॉसियन सरफेस, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हमें कोई सिलेंडर दिया गया है और हमें ये बोला जा रहा है कि आप आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, हियर वी यूज लॉन्ग सिलेंडर्स और इनफाइनाइट सिलेंडर्स। आप मोस्टली क्वेश्चंस में देखते होंगे कि आपको ना इनफाइनाइट सिलेंडर के बारे में या फिर लॉन्ग सिलेंडर के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, मेक योर गॉसियन सरफेस ए को एक्सियल सिलेंडर। तो इसी के एक्सियल पे हम एक और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सिलेंडर के तरह ही, ठीक है। आर डिस्टेंस, जैसे हमारा ये रेडियस है, तो आर डिस्टेंस पे हम एक और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे अंदर के लिए और एक बाहर के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस।
अब तीसरा है इन्फिनाइट प्लैनर सरफेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस गॉसियन पिल बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इन्फिनाइट है तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज होगा वो हम निकालेंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इन्फिनाइट प्लैनर सरफेस के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकली सिलिंड्रिकल एंड प्लैनर सिमेट्री, ठीक है। स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले राइट गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। ये हो गया हमारा गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद मेक गॉसियन सरफेस ऑफ द पार्टिकुलर सिमेट्री। जैसे कि हमें स्फेरिकल सिमेट्री दिया गया है तो हम स्फेरिकल गॉसियन सिमेट्री सरफेस बनाएंगे। अगर सिलिंड्रिकल दिया गया है तो सिलिंड्रिकल, और इन्फिनाइट दिया प्लैनर दिया गया है तो हम पिल बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व ई, यहाँ पे डॉट डी ए लेफ्ट पार्ट एंड ई एंड डी ए कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक तो हम सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को खोलेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ई डॉट डी ए पैरेलल हो सकता है या ई डॉट डी ए परपेंडिकुलर हो सकता है। अब परपेंडिकुलर किस केस में होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए स्फेरिकल सिमेट्री है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की ओर आएगा, ठीक है, तो अंदर की ओर आएगा, लेकिन हमारा सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो बाहर की ओर जाएगा। तो डीए वेक्टर जो है वो इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए ई डॉट डी ए जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की ओर निकल रहा है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरफ हो जाएगा और डीए तो हमारा बाहर की ओर ही है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें फाइंड क्यू एनक्लोज्ड राइट पार्ट। उसके बाद क्यू एनक्लोज्ड हमें फाइंड करना है और उसके बाद जो वैल्यू है जो वो पुट करना है, देयरफॉर ई का वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो चलिए आगे की वीडियो में देखेंगे ग्रिफिथ के कुछ प्रॉब्लम को। इस वीडियो में इतना ही।